वेलकम एवरीवन टू एसेंशियल एजुकेशन। आज हम लोग रूल ऑफ थ्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक कॉमन सा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, लेकिन उससे पहले हम लोग यूनिटरी मेथड समझ लेते हैं। ये हमने क्लास 6-7 में स्टार्ट किया होगा। क्लास 6-7 में हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया है। यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है? आप किसी पेन के शॉप पे गए हो, ठीक है, आपने बोला कि अंकल मुझे 10 पेन दीजिए, 10 पेन्स। तो उन्होंने कहा कि इसका प्राइस है 120 रुपीज। ठीक है, अब 10 पेन का अगर कॉस्ट है 120 रुपीज, तो एक पेन का कितना कॉस्ट होगा? दैट इज 120 डिवाइड बाई 10, 0 0 विल कट डाउन। तो एक पेन का कॉस्ट कितना गया? 12 रुपीज। अब अगर मुझे 5 पेन्स चाहिए, 5 पेन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 12 × 5, दैट इज 60। 4 पेन चाहिए तो 12 × 4। तो दैट मीन्स यूनिटरी मेथड, दैट मीन्स यूनिट ऑफ वन। ठीक है, यूनिट, यूनिट मतलब हो गया वन। तो मतलब क्या है, अगर मुझे कितना भी क्वांटिटी दिया रहा है, 10 पेन्स दिया रहा है, 20 दिया रहेगा, 30 दिया रहेगा और 20 kg दिया रहेगा। ठीक है, अगर मुझे वन का वैल्यू पहले निकालना है, और वन के वैल्यू से हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे वन का वैल्यू निकालना है तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब इसी बेसिस पे आते हैं, एक और चीज समझ लीजिए, एक और टर्म। दो दो टाइप के रिलेशन होते हैं दो ऑब्जेक्ट में। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, जिसको आप आगे जाके पढ़िएगा, डायरेक्ट रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इनवर्स भी बोला जाता है इनडायरेक्ट को। तो रूल ऑफ थ्री स्टार्ट करने से पहले रूल ऑफ टू समझते हैं। रूल ऑफ टू मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, कंप्लीट करना मुझे। तो एक चैप्टर स्टार्ट करना है, मुझे 15 डेज का टाइम दिया गया। तो मैं एवरी डे क्या कर रहा हूँ? 2 घंटा काम कर रहा हूँ, 2 घंटा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं एवरी डे 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो चैप्टर कितने दिन फिनिश हो जाएगा? अगर मुझे कोई चैप्टर 15 दिन में फिनिश करना है और मैं एवरी डे 2 घंटा सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दूं, तो चैप्टर क्या हो जाएगा? जल्दी खत्म होगा। तो यहां पे देख रहे हो दैट नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो गया, लेकिन नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो जाएगा? बिकॉज जैसे ही मैंने एवरी डे 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया, दैट मीन्स डबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? टाइम भी हाफ हो जाएगा। टाइम कम लगेगा मुझे कंप्लीट करने में एक चैप्टर को। तो वो क्या हो जाता है, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट रिलेशन। दैट मीन्स जब आपका एक साइड का क्वांटिटी जो है वो अगर इंक्रीज हो गया, और उसके रिलेशन में अगर दूसरे साइड का क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, तो उसको आप इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर बोला जा रहा है दैट मैं 5 मिनट में 10 मीटर जा रहा हूं, ठीक है, 10 मीटर मैं ट्रेवल कर रहा हूं, अगर 5 मिनट में मैं 10 मीटर ट्रेवल कर रहा हूं, तो 20 मिनट में कितना ट्रेवल करूंगा? ऑब्वियस सा बात है, ज्यादा मैं ट्रेवल करूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा फैक्टर भी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स डिस्टेंस फैक्टर जो है वो भी इंक्रीज होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा रिलेशन बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, लेकिन जब एक फैक्टर इंक्रीज हो और दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, इसको हम लोग कुछ सम्स के एप्लीकेशन के थ्रू समझते हैं। लाइकवाइज बेसिक सम्स है, ठीक है, इजिली समझ में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना जो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और रूल ऑफ थ्री जो मेथड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ऑफ थ्री मेनली हमको समझना है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनके थ्रू हम लोग समझते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन किस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इफ रमेश बॉट 15 kg ऑफ राइस इन इन रुपीज 390, 390 रुपए में 15 किलो चावल मिलता है। ठीक है, राइस मिल रहा है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दैट 17 kg राइस के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी शॉप पे हम जाते हैं, 15 किलो राइस का दाम बोल दिया 390 रुपया है, तो 15 किलो का अगर दाम बोला है 390, तो 17 kg राइस का कितना दाम होगा? कितना कॉस्ट होगा? वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो हमें निकालना है। तो देखो, यूनिटरी मेथड में हम लोग पहले 1 kg का निकालेंगे, उसके बाद 1 kg निकलने के बाद 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया यूनिटरी मेथड, दैट मीन्स यूनिट ऑफ वन। ठीक है, अब जब इसको हम रूल ऑफ थ्री के हिसाब से करेंगे, तो कैसे करेंगे? पहला चीज क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख दो, दैट इज यूनिट यहाँ पे साइड में लिख दिया जाता है कि क्वांटिटी किस यूनिट में है, केजी में है, लीटर में है, मिलीलीटर में है, ठीक है, ग्राम में है, किस में है वो लिखेंगे। नेक्स्ट इज प्राइस। प्राइस किस में है? रुपीज में है,
क्योंकि प्राइस पैसे में भी होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत जगह डॉलर्स में भी दिया रहता है, पाउंड्स में भी दिया रहता है, ठीक है, तो यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब देखो 15 किलो राइस है, ठीक है, कॉस्ट कितना है 390 रुपीज। 17 kg क्या है, राइस है, हमें पता नहीं है कितना प्राइस होगा, तो एक्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो 15 किलो राइस है, 390 कॉस्ट है। अब 17 किलो अगर मुझे चाहिए तो प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 15 से 17 हो गया, दैट मीन्स 15 से 17 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज हो गया। तो जैसे यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्राइस भी क्या हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों होंगे डायरेक्ट रिलेशन में, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा इसमें, जब हम लोग यहाँ पे तो दो फैक्टर्स को लेके कर रहे हैं, जब तीन फैक्टर्स को लेके करते हैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जो अननोन फैक्टर है दैट मीन्स प्राइस, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। प्राइस फैक्टर मतलब ये, मैं किसी फिगर को लेके बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्टर को लेके बात कर रहा हूं। फैक्टर यहाँ पे प्राइस हुआ, यहाँ पे फैक्टर क्वांटिटी हुआ, ठीक है, क्लियर। तो प्राइस जो है वो हमारा अननोन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस के सामने एरो देंगे, वो भी अपवर्ड, ऊपर की तरफ, क्लियर। अब जो भी डायरेक्ट रहेगा प्राइस के साथ, हमेशा याद रखिएगा हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है, किसके साथ रिलेशन फाइंड करना है, जो अननोन क्वांटिटी है उसके साथ, ठीक है। ये अननोन क्वांटिटी क्या है, प्राइस है, प्राइस का क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है, दैट मीन्स डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। और वो कैसे पता चला, सिंपली 15 किलो राइस में, 15 किलो राइस अगर 390 रुपीज में दे रहा है तो 17 किलो राइस क्या देगा, कम दाम में देगा, बिल्कुल नहीं, ज्यादा दाम में देगा। तो यहाँ पे जब क्वांटिटी आपका इंक्रीज हो जा रहा है तो प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे लिखिएगा दैट सिंस क्वांटिटी एंड प्राइस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जब दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो देयरफॉर 15:17 रेशियो में एक बात समझाया गया था, एट जो भी A:B रखेंगे हम लोग, ठीक है, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट बोलते हैं। पहले वाले को एंटीसीडेंट बोलते हैं और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कंसिक्वेंट, ठीक है। जो भी एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट रहेंगे बोथ हैव टू बी इन सेम यूनिट्स, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्लियर। दोनों ही क्या होगा, सेम यूनिट में होगा। अब क्लास 8 का फाइनल अगर आप एग्जाम दे रहे हो या क्लास 10 का फाइनल एग्जाम दे रहे हो तो सेम क्लास वालों के साथ बैठ के एग्जाम दोगे, ठीक है, या सेम क्लास का पेपर रहेगा, क्लास 10 का स्टूडेंट क्लास 10 का पेपर देगा, सॉल्व करेगा, ये तो नहीं होगा क्लास 8 में 10 का पेपर सॉल्व करे, बिल्कुल भी नहीं। तो यूनिट हैव टू बी सेम, क्लियर। अब यहाँ पे इस टू जब आ गया उसके बाद क्या आएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। याद रखिएगा प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है, इक्वल, ठीक है, जब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 390:x, ठीक है। रूल ऑफ थ्री क्लास 8 में आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 7 से स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मत भूलिएगा कि आपने पढ़ा नहीं है कभी भी। तो 15/7 दैट इज इक्वल्स टू 390/x, क्लियर। जब भी इस टू दिया हुआ है दैट मीन्स क्या है, वो रेशियो है। अगर हम A:B लिख रहे हैं दैट मीन्स क्या होता है, उसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A/B, ओके। किसी को लग रहा हो कि फास्ट हो रहा है तो आप लोग स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 15 × x दैट इज इक्वल्स टू 390 मल्टीप्लाइड बाई 17। तो द वैल्यू ऑफ x विल बी, अब देखो जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसको अकेले छोड़ दो। तो अकेले कैसे छोड़ेंगे, इसका तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो इक्वल टू की दूसरे तरफ जैसे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई रहता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड, ठीक है। हमेशा याद रखिए जितना बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा, जितना बड़ा भी कंफ्यूजन रहेगा, कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है, आप इजीली किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला चीज होता है दैट क्लैरिटी होना चाहिए आपके पास, दैट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 15 1 जा 15 2 जा 30, 26 जा, अब मल्टीप्लाई करोगे 17 × 26 एंड यू विल गेट द आंसर। किस चीज का आंसर मिलेगा, 17 kg राइस का, ठीक है। 7 6 42, कैरी 2 4, आफ्टर दैट 1 2 2 एंड 4।
24 कैरी 2 एंड 202 42, ओके, एंड दिस विल बी इन रुपीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फैक्टर था दैट इज प्राइस, वो किस में था? रुपीज में था, ठीक है। तो ये क्या आया है? 17 kg राइस का प्राइस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है दैट इन अ विलेज 30 men नीडेड टू, अच्छा, नीडेड 15 days टू डिग अ पॉन्ड। एक तालाब खोदना है, ठीक है, तालाब बनाना है, गड्ढा खोदना है तालाब बनाने के लिए, ठीक है। तो 15 दिन लगे हैं, कितने लोगों को? 30 लोगों को, ठीक है। अब यहीं पे 30 लोगों की जगह पे अगर 25 लोग आ जाए तो दिन क्या ज्यादा लगेगा कम लगेगा? चलो, अगर तालाब आप माइंड में एज्यूम नहीं कर सकते हो, पहला चीज होता है एजम्पशन। एजम्पशन पावर अगर आपका बढ़िया है, अच्छा है, सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर अच्छा है, तो आप इजिली सम्स को, किसी भी तरह के सम्स को, इस तरह के हाइपोथेटिकल सम्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कोई भी काम आप कर रहे हो, जैसे एक घर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, चलो 30 मिशन हो गया, मजदूर आ गए, 30 लोग आ गए, उन्होंने 15 दिन में एक घर बना दिया, ठीक है। ऐसे पॉसिबल नहीं है बट एजम्पशन बना लिया। लेकिन वहीं पे अगर 30 लोग नहीं हो, अगर 25 लोग होंगे, लोग कम होंगे, तो घर बनाने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा, वैसा बात है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिग सेम साइज पॉन्ड, क्योंकि सेम साइज पॉन्ड का, और एल्स ये मत बोलना कि एक पॉन्ड जब बन गया तो वही पॉन्ड क्यों बनाना है वापस, ठीक है, समझने के लिए है। चलिए, तो यहाँ पे दो फैक्टर है, एक नंबर ऑफ मेन है एंड नंबर ऑफ डेज है। पहला चीज क्वेश्चन में ये देखिएगा कि कितने फैक्टर्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला चीज नंबर ऑफ मेन एंड नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ डेज, ओके। तो 30 मैन है, कितना दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। अब अगर 25 मैन हो जाएंगे तो कितना नंबर ऑफ डेज रहेगा? एक्स, लेट कर लेंगे, क्लियर। अब देखो, 30 लोग अगर 15 दिन में एक काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर नंबर ऑफ मैन अगर कम हो जाए, 25 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? ज्यादा लगेगा, क्लियर। तो यहां पे देखो, इसको तो हम अपवर्ड एरो रखेंगे। अब देखेंगे नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज में रिलेशन क्या है। रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि रिलेशन दोनों के बीच में क्या है, ठीक है। अगर 30 लोग हैं, 15 दिन में एक काम को खत्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैन यहाँ पे कम हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन, देखो नंबर ऑफ मैन रिड्यूस हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक फैक्टर आपका डिक्रीज हो रहा है और दूसरा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, एक फैक्टर कम हो रहा है और दूसरा फैक्टर अगर बढ़ रहा है, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशन। और जैसे ही इनडायरेक्ट रिलेशन रहेगा, एरो कहां चला जाएगा? डाउनवर्ड, ठीक है। ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। एरो से समझ में आ जाता है डायरेक्टली दैट ये डायरेक्ट रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो लिखोगे सिंस नंबर ऑफ मेन एंड डेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, टू ईच, ठीक है। नाउ अब देखिए, देयरफॉर अब रेशियो यूज करेंगे, दैट इज 30:25। अब अगर मान लो हमको रेशियो यूज नहीं करना है, हमको डायरेक्टली करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली जैसे लिखा हुआ है एज इट इज ड्रॉप करेंगे, 30/25, ओके। बट यहां पे क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज x/15। क्यों इक्वल क्यों नहीं हुआ? इक्वल क्यों नहीं हुआ? 30 के सामने तो 15 था, तो 30 के सामने हम 15 रख सकते थे, नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स, मतलब उल्टा, ठीक है, ये चीज रखना, ओके। तो यहाँ पे 30/25 इक्वल टू x/15। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 25 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल टू 13 इंटू 30 इंटू 15, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जब हमें रिड्यूस करना ही है, तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 1 जा 5 6 जा 6 3 जा कितना होता है? 18। So the number of days that will be taken by 25 men to dig the same pond, that will be 18, okay। अब देखो नंबर ऑफ मेन यहाँ पे कम हो गया, लेकिन नंबर ऑफ डेज यहाँ पे क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यही है मेन रिलेशन स्टैब्लिश करना।
चलिए अब रूल ऑफ थ्री में आते हैं। दैट मीन्स जहां पे 3 फैक्टर्स आपके पास रहेंगे, 3 से ज्यादा फैक्टर्स भी रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे बोला गया दैट 14 men वर्किंग 4 hours a day कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 15 days। एक रोड बनाना है, ठीक है, 14 लोग लगे हैं, 14 लोग लगे हैं, हर रोज 4 घंटे काम हो रहा है, तो 15 दिन में रोड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 24 men 24 लोग हों, ठीक है, और एवरी डे वो 7 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है, एक नंबर ऑफ मैन, एक टाइम दैट इज आवर्स, एंड नंबर ऑफ डेज। ओके, 3 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स पहले याद रखिएगा, फैक्टर्स कितने हैं वो चीज समझना है आपको। टाइम दैट इज इन आवर्स एंड डेज, ठीक है। टाइम मैंने यहाँ पे आवर क्यों रखा है, क्योंकि ये चीज रखिए, यहाँ पे 4 आवर्स है, यहाँ पे 7 आवर्स है, कहीं कहीं पे ऐसा भी रहता है यहाँ पे 4 आवर्स दे दिया, यहाँ पे 248 मिनट्स दे दिया, ठीक है। तो इन दैट केस जब आर्बिट्री कंडीशन हो तब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका मिनट्स रहेगा उस सॉरी यहाँ पे जो आपका आवर्स रहेगा उसको मिनट में आप कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। क्लियर, जानते ही हो दैट एक आवर में कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं। अब देखो 14 men एवरी डे 4 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन में कंप्लीशन होगा, 15 डेज में। फाइंड द नंबर ऑफ डेज, मतलब हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है, तो उसको एक्स लेट कर लेंगे। अगर 24 लोग काम कर रहे हैं फॉर 24, एवरीडे कितना काम हो रहा है, 7 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमेशा एक्स को अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं। अब यहां पे जैसा था दैट नंबर ऑफ मेन थे एंड नंबर ऑफ डेज था, ठीक है, तो दोनों के बीच में हम रिलेशन फाइंड करते थे। क्लियर, यहां पे वही करेंगे, जो अननोन फैक्टर है हमारा उसके साथ हम नोन फैक्टर्स का रिलेशन फाइंड करेंगे, लेकिन सेपरेट बेसिस पे। मतलब पहले नंबर ऑफ डेज देखेंगे और नंबर ऑफ और टाइम देखेंगे, ठीक है। इन दोनों का जब रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, आफ्टर दैट नंबर ऑफ डेज देखेंगे एंड मेन देखेंगे, नंबर ऑफ मेन, ठीक है। चलिए तो पहले डेज और टाइम देखते हैं। अगर देखिए एवरी डे हम 4 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर, तो 15 दिन में रोड बन जा रहा है। लेकिन वहीं पे एवरी डे जो 4 घंटा काम कर रहे थे वो बढ़ा के हमने 7 आवर्स कर दिया। एवरी डे हर रोज 7 घंटा काम करने लग गए, तो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे। ऐसे समझ लो जैसे पढ़ने में ही समझ लो, ठीक है। अगर मुझे कोई चैप्टर खत्म करना है, सम्स करना है, ठीक है, तो मैं एवरीडे 4 घंटा कर रहा हूँ, तो 15 दिन में मैं पूरा अर्थमेटिक कर लूंगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर वहीं पे मैं 7 डेज 7 आवर्स हर रोज 7 घंटा अगर मैं सम्स करना स्टार्ट करूँ, तो नंबर ऑफ डेज मुझे कम लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ अर्थमेटिक का टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। क्लियर, ये इतना ये मत करना, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है बट इन हेल्दी मैनर, ठीक है, इतना स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है कभी भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम और डेज क्या हो जाएंगे, आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएंगे, ओके, ठीक है। पहला चीज है कॉन्सेप्ट समझना, जो भी मैं एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी में यूज मत कर लेना कि हाँ मैं 7 घंटा लगातार पढ़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं, उतना प्रेशर नहीं लेना है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पढ़ाई को लेके, पढ़ाई को समझ के पढ़ोगे, एंजॉय करके पढ़ोगे, समझ में अच्छे से आएगा, और ये आपके सीनियर लेवल पे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है। स्ट्रेस लेके पढ़ोगे, आपने एग्जाम पास कर लिया, हो गया खत्म, आपने जो पढ़ा था वो भी भूल गए, तो स्ट्रेस लेके मत पढ़ना प्लीज, ओके। नाउ नंबर ऑफ डेज 15 है, एग्जाम का स्ट्रेस, मार्क्स का स्ट्रेस दैट इज अदर थिंग। वो एग्जाम के टाइम पे मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, दैट चलो वो चलता ही रहेगा, ठीक है, लाइफ लॉन्ग। बट अभी जब पढ़ रहे हो आप लोग, अभी जब एग्जाम टाइम नहीं रहेगा तब जब पढ़ रहे हो तो समझ के पढ़ो, जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग आगे भी जाके आपको यूज आएगा। नॉट लाइक द मार्कशीट, बस हो गया आपने रिजल्ट लाया है, जैसा रिजल्ट आया है छोड़ दो, ठीक है, दैट डजंट मैटर। मैटर इज कि आपको कितना पता है, आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। चलिए टाइम और डेज के बीच में हमारा रिलेशन पता चल गया, दैट इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब आते हैं नंबर ऑफ मेन एंड डेज के बीच में, ठीक है। 14 लोग हैं, 15 दिन में कोई भी काम खत्म हो जा रहा है। अब यहीं पे, ठीक है, यहाँ टाइम का कॉन्सेप्ट ही हटा दो। जब मेन और डेज के बीच में बात कर रहे हैं तो टाइम कांस्टेंट हो जाता है, ये चीज याद रखना। जब भी 3 फैक्टर्स रहेंगे और हम सिर्फ 2 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा फैक्टर कहां जाएगा, तीसरा फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। ये क्लास 10 में फिजिक्स में जब हम लोग चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज हमेशा डिफाइन किया जाता है, दैट कीपिंग द
अदर थिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, रीजन बीइंग कि जब हम लोग तीन चीज में से दो चीज का बात कर रहे हैं, दो फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा फैक्टर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो तीसरे फैक्टर के बारे में उतना ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे मेन और डेज के बारे में हम समझेंगे। टाइम का कॉन्सेप्ट हटा दो। टाइम मान लो 1 घंटा ही हम काम कर रहे हैं डेली। ठीक है, तो 14 लोग हैं, 15 दिन में काम खत्म हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ मेन जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, एक फैक्टर जैसे ही इंक्रीज होगा और दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इसमें देखो इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सिर्फ जो दिया हुआ है दैट इज नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मेन, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो। 14 है यहाँ पे, 14 नंबर ऑफ मेन, 15 दिन में लग रहा है। 24 लोग हैं, कितना दिन लगेगा। ऑब्वियस सा बात है, जब नंबर ऑफ मेन ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा लोग आ गए काम करने के लिए, तो दिन क्या हो जाएगा, कम लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिन कम लगेगा। क्लियर। तो जैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ मेन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो रहा है, दैट मीन्स इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे आप लोग लिखिएगा सिंस, दो दो लाइन करके लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, टाइम एंड नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब जब इस तरह का कोई भी कार्यक्रम रहता है, तो हम क्या करते हैं, ये जो रहेगा इसको हम लिख देंगे डायरेक्टली x/15। क्यों, अब देखिए जब भी तीन फैक्टर्स के बारे में बात होगा, तो हमेशा सबसे लेफ्ट साइड में, ये अपने कंफर्ट के लिए हम लोग रखते हैं। ठीक है, जिससे कि भाई बाद में जाके ज्यादा कंफ्यूजन ना हो सॉल्यूशन के टाइम पे। जो भी हमारा अननोन फैक्टर है उसको हम ऊपर रखेंगे, बाकी जो नोन फैक्टर है उसको नीचे रख दोगे, x/15। क्लियर। रखने के बाद उसके बाद यहाँ पे क्या है, टाइम जो है वो इनवर्स रिलेटेड है। तो अगर मैंने यहाँ पे x/15 रखा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4/7 रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा 4/7, देखो 15 के सामने 4 था, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर में मैंने x रखा है, तो x के सामने अब 4 रखूंगा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। तो किसी एक चीज को इन्वर्स कर दो, तो इस चीज को मैंने इन्वर्स कर दिया, तो ये x/15 हो गया और ये 4/7 हो जाएगा। जस्ट एज इट इज ड्रॉप कर दोगे, मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पे क्या है, 14/24। 14/24 इसके साथ क्या है, डेज के साथ क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, तो ये भी एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा, 14/24। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड रहता तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, x/15 इसको भी चेंज कर देते हैं 7/4, इसको भी चेंज कर देते हैं, दैट इज 24/14। अगर डायरेक्टली रिलेटेड रहता तब। ठीक है, तीनों। और अगर कोई दो रहता, अगर मान लो टाइम इनडायरेक्टली है और मेन डायरेक्टली रहता, देन इन दैट केस हम क्या करते हैं, यहाँ पे x/15 दिया हुआ है, हमने कर लिया है, ये इनडायरेक्टली है तो 4/15, सॉरी 4/7, और नंबर ऑफ मेन डायरेक्टली है इफ, ठीक है डायरेक्टली है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 24/, जैसा हम x/15 जैसा हम अननोन फैक्टर को रखेंगे, ठीक है, उसी तरह हम बाकी दो नोन फैक्टर्स को रखेंगे। क्लियर। जैसे अगर इनडायरेक्टली है तो हमने अननोन फैक्टर को चेंज कर दिया है और उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों को रखा है। चलो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे समझ में जाके इसका थोड़ा क्लैरिटी ढूंढते हैं। ठीक है, इंटू 15 डिवाइड बाई 7 इंटू 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7 2 जा, 4 1 जा 4 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा, एंड आफ्टर दैट 3 5 जा, यहाँ पे 5। तो कितना दिन लगेगा, 5 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे जैसे बोलाया गया है दैट 36,000 लीटर वाटर है। ठीक है, 5 हॉर्स पावर वाला पंप है। ठीक है, हॉर्स पावर होता है जितना घोड़े की क्षमता होती है, उस हिसाब से जो हम लोग मोटर होता है, मोटर पंप को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो 5 हॉर्स पावर पंप है, उसमें से 8 घंटे में पानी पूरा निकल जा रहा है। ठीक है, अगर वहीं पे अगर हम 7 हॉर्स पावर पंप यूज करें और 63,000 लीटर पानी को बाहर निकालें, ठीक है, अगर हमको पोर करना है, बाहर निकालना है पूरी तरह से, तो कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इसमें 8 आवर्स लग रहा था, इसमें हमें कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो चलो, अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे लीटर में,
या क्वांटिटी लिख सकते हो। क्वांटिटी लिख दे रहा है, दैट इज इन लीटर। यहाँ पे पावर रख दो, पावर किस में है, हॉर्स पावर में है, ठीक है। यहाँ पे फिर टाइम रख दो। क्लियर, ओके। तो देखो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो चलो इसको इस तरह भी कर सकते हो। जो अननोन क्वांटिटी है, दैट मीन्स हमको पता है हमको टाइम निकालना है, तो टाइम क्या है, हमारा अननोन क्वांटिटी है, तो टाइम को स्टार्टिंग में रख दो, जिससे कि कंपेयर करने में इजी रहता है। आफ्टर दैट यहाँ पे पावर रखेंगे, दैट इज इन हॉर्स पावर, और यहाँ पे क्या रख देंगे, क्वांटिटी, दैट इज इन लीटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ओके। तो देखो 8 घंटा लग रहा है, 5 हॉर्स पावर है का पंप है, 36,000 लीटर वाटर है, ओके। अब 63,000 लीटर वाटर को निकालना है बाई 7 हॉर्स पावर पंप, और यहाँ पे एक्स लेट कर लेंगे हम, कितना टाइम लगेगा। अब देखो पहले टाइम और पावर इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो देखो ये तो अननोन फैक्टर है, इसको भाई ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब देखो 5 हॉर्स पावर रहेगा, अगर मान लो मुझे 1 लीटर ही निकालना है या 1000 लीटर निकालना है पानी, 5 हॉर्स पावर रहेगा का पंप है, तो उसमें 8 घंटा लगेगा। ज्यादा हॉर्स पावर मतलब ज्यादा पावर, ज्यादा कैपेसिटी, ठीक है, ज्यादा पानी खींचने की क्षमता। तो जैसे ही 5 से 7 हो गया तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो यहां पे देखो पावर बढ़ गया, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब चलो हॉर्स पावर ले लेते हैं 1, ठीक है, या 5 ही ले लो, दोनों में 5 ले लो। तो 36,000 वाटर है, जो हमारा पंप है उससे 8 घंटे में पानी निकल रहा है। पानी का क्वांटिटी जो है वो बढ़ गया, दैट इज 63,000। तो टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ेगा या कम हो जाएगा, टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। मान लो 5 हॉर्स पावर का पंप है, 36,000 हमें पानी निकालना है, लीटर पानी निकालना है, 8 घंटा लग रहा है। वहीं पे अगर 63,000 लीटर पानी निकालना है तो टाइम भी उसमें ज्यादा लगेगा। तो जैसी क्वांटिटी बढ़ रहा है तो टाइम भी क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप लोग लिख दोगे सिंस टाइम एंड पावर आर इनडायरेक्टली रिलेटेड, नेक्स्ट लाइन लिखोगे टाइम एंड क्वांटिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है। ये इनडायरेक्टली था या इनवर्स बोल सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है। इसी के बेसिस पे वेरिएशन स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग इनवर्स वेरिएशन, इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्टली रिलेटेड, ये सभी बोलते हैं। रिलेशन वेरिएशन दोनों सेम ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, वेरिएशन मतलब होता है चेंज, तो डायरेक्ट चेंज हो रहा है या इनडायरेक्ट चेंज हो रहा है वो हमें पता लगाना रहता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये है, भाई इसको डायरेक्टली x/8 लिख दो, जो भी अननोन फैक्टर है। अब इसके साथ क्या है, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो देखो डायरेक्टली वाले को तो हमने चेंज कर दिया, जो इनडायरेक्टली है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम एज इट इज ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और ये भी डायरेक्टली है तो इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करने का मतलब क्या होता है, चेंज करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है, अगर ये भी डायरेक्टली है तो 63 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये इनवर्स है, पावर क्या है, पावर इनवर्स है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक फैक्टर तो चेंज कर ही रहे हैं ना, एक फैक्टर तो अपसाइड डाउन कर रहे हैं, दैट इज एक्स ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जा रहा है। तो एक फैक्टर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो जो इनवर्स वाला फैक्टर है वो हम चेंज नहीं करेंगे। बट हाँ, ऑन द मीन टाइम जो डायरेक्ट वाला फैक्टर है दूसरा, वो भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, डायरेक्टली निकाल लो। यहाँ पे 3 जीरोज यहाँ पे कट जाएंगे, आफ्टर दैट यहाँ पे 63 7 9 जा हो जाएगा, 9 1 4 जा हो जाएगा, 4 1 2 जा हो जाएगा, एंड एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, विल बी 10 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, पहला चीज होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है समझना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना, दैट आप कितने भी यूनिट्स दिए रहेंगे, कितने भी फैक्टर्स दिए रहेंगे, आपको उन फैक्टर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, दैट वो डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, किस तरह का रिलेशन है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट 30 men कंस्ट्रक्टेड 3/7 ऑफ द रोड। तो देखो 30 लोग हैं, एक रोड है, ठीक है, रोड का 3/7 पार्ट क्या किया है, कंप्लीट कर दिया 15 डेज में। अगर 10 और लोग आ गए, मतलब पहले से 30 थे, अब और क्या हो जाएंगे, इसमें 10 लोग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 लोग हो जाएंगे। 40 लोग मिलके रिमेनिंग पार्ट को, मतलब 3/7 पार्ट है, उसका रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, कैसे पता करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी अगर आपको फ्रैक्शन दिया रहे दैट 3/7 पार्ट ऑफ द रोड, और 2/7 और 2/anything और 3/anything,
कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है, कि इतना पार्ट रोड खत्म करना है, और पूरा रोड कितना लेंथ है पूरा रोड का वो आपको नहीं पता है, देन इन दैट केस रिमेनिंग पार्ट आप कैसे निकालते हैं, 1 से सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आपको कहीं भी दिया रहेगा दैट इतना पार्ट है या इतना ये है कुछ भी है, ठीक है, तो आप 1 को एज अ होल हम लोग समझते हैं, ठीक है, कंप्लीट समझते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, 1 कब आता है, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है तो 1 कब आएगा, जब 7 डिवाइड बाई 7 होगा, क्लियर, तभी 1 आएगा। दैट मीन्स 3/7, जब हम लोग बचपन में पढ़ते हैं फ्रैक्शन जब स्टार्ट करते हैं तब याद रखिएगा दैट 7 बॉक्सेस हैं, उसमें से 3 बॉक्सेस हमने पेंट कर दिए, तो कितने बॉक्सेस बच गए, 4/7 बॉक्सेस बच गए, क्लियर। बचपन में हम लोग इसी तरह करते हैं जब फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट 7 बॉक्सेस है, या बोल दो चलो 5, 2/5 हमने लिया है, 2/5 हमने लिया है, तो मतलब क्या है, 2 बॉक्सेस अगर हमने कलर्ड कर दिया, कितने बॉक्सेस अनकलर्ड बच गए, टोटल 5 बॉक्सेस थे, 2 बॉक्सेस हमने कलर कर दिया, तो कितने बॉक्स बच गए, 3/5, ठीक है। तो जब भी इस तरह का रिमेनिंग फैक्टर वाला बात बच जाए, बात आ जाए कि रिमेनिंग फैक्टर, रिमेनिंग कितने रोड बचे हैं, रिमेनिंग क्या कितना बचा है, तो जस्ट क्या करना है, नीचे वाला समझ लो जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, 3/7, 7 बॉक्सेस है, 3 पार्ट्स आपने कलर कर दिए, कितने बच गए हैं, 4/7 बच गया, क्लियर। इस तरह भी आप कर सकते हो, और एल्स अगर ये चीज समझ में ना आए तो 1 मैंने बताया, 1 एज अ कंप्लीट होल समझोगे हमेशा, उसके बाद 3/7 सब्ट्रैक्ट करोगे, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सबसे सिंपल होता है 1 के बेसिस पे, जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम, एंड अगेन एलसीएम से 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे दैट इज 7, माइनस अगर एलसीएम डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ड्रॉप हो जाता है, तो इट विल बी व्हाट, 4/, ठीक है। इस तरह भी आप निकाल सकते हो और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, क्लियर। बचपन में आपने पढ़ा होगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा जिससे कि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, बोला क्या गया, 10 और लोग रहेंगे जिससे कि रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट हो जाए, तो हमें पता करना है दैट फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, कितने दिन लगेंगे जिससे कि रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए, नंबर ऑफ मैन, अच्छा हमें नंबर ऑफ डेज पहले निकालना है तो उसको हम स्टार्टिंग में रखते हैं, जैसा लास्ट सम में हमने किया था। आफ्टर दैट नंबर ऑफ मैन, देन पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क, ओके। तो देखो 15 डेज, नंबर ऑफ मैन कितना है 30, कितना पार्ट ऑफ वर्क है 3/7, क्लियर। अब देखो नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड करना है, तो एक्स लेट कर लेंगे, लेट को कहीं ना कहीं से लिखा रहता है, तो वो चीज समझिएगा मत कि गलत है, से सही मतलब भी लेट होता है, मानना होता है, ठीक है। उसके बाद और एक से मतलब कहना होता है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ मैन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और लोग आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 लोग हो जाएंगे। पार्ट ऑफ वर्क कितना हो गया, 4/7, ठीक है। अच्छा एक चीज हमको समझाइए, 1/2 या चलो 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, ठीक है। 1/4 मतलब होता है 25%, 2/4 मतलब होता है 50%, 3/4 मतलब हो गया 75%, एंड 4/4 मतलब हो गया 100%, दैट इज 1, ठीक है। तो देखो जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो गैप है वो कम होते जाएगा, वैसे ही उसका पावर क्या होता है, उसके वैसे उसका वैल्यू क्या होता है, पावर नहीं वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे 3/7 या 4/7 कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, 4/7 बड़ा है, ठीक है। बेसिक्स पे वापस आते हैं, फ्रैक्शन में हमने एक चीज सीखा था दैट अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा है, ठीक है, और अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये हमने कहाँ पढ़ा है, बेसिक्स में पढ़ा है, ठीक है, बेसिक्स में। चलिए, तो अब यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ डेज, इसको अपवर्ड एरो कर देंगे पहले ही। नंबर ऑफ डेज और मेन में देखते हैं, देखो एक रोड बनाना है, 30 आदमी है, 15 दिन लग रहा है, आदमी का नंबर यहाँ पे बढ़ गया है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेन कांस्टेंट कर दो, मान लो एक एक ही आदमी है, तो नंबर ऑफ डेज एंड पार्ट ऑफ वर्क, 15 दिन लगे हैं 3/7 पार्ट को कंप्लीट करने में, तो पार्ट ऑफ वर्क यहाँ पे बढ़ रहा है, तो डेज कितना होगा, डेज भी क्या होगा, बढ़ेगा,
क्लियर? याद रखिएगा, पार्ट ऑफ वर्क कम है, 4/7 बड़ा है, तो पार्ट ऑफ वर्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ डेज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्ड एरो हो जाएगा, दैट मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा दैट सिंस number of days and number of men are indirectly related, number of days and part of work are directly related. ओके, अब देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे, x डिवाइड बाई 15 दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको मैंने तो चेंज कर दिया, अब ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज 30/40 रखेंगे, इनटू इसको क्या लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 7। ओके, इन दिस केस, इस तरह के केस में ये चीज याद रखिएगा, a डिवाइड बाई b, अगर कहीं डायरेक्ट करने में अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो इस तरह भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, इस तरह आप कर सकते हो राइट साइड में रफ में, 4 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 3/7, डिवाइड दैट मीन्स डिवाइड 3/7। ठीक है, और डिवीजन का साइन जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो राइट साइड में जो भी नंबर हो, क्लियर, राइट साइड में जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाता है, वो इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाते हैं, तो 7 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4/। ठीक है, ये आप साइड में रब में कर सकते हो, कोई इसमें शर्माने का बात नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है दैट मुझे नहीं आता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आता, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, डेली हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, मैं आज भी इस एज में भी मैं डेली सीखता हूँ। ठीक है, तो उसमें कोई शर्माने वाला बात नहीं है, सीखोगे आप लोग, डेली सीखोगे। तो यहाँ पे देखो 7 कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 4/3 बच गया, तो x डिवाइड बाई 15 दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 40। अच्छा, 30 डिवाइड 40 है, यहाँ पे बार बार इसको कैरी नहीं करेंगे, इसको जीरो को क्या करेंगे, कट कर देंगे, जीरो कट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 3/4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या बच गया 4/3। क्लियर? बस 4 कट गया, 3 कट गया, 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, सेम रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मेन भी बढ़ रहा है और पार्ट ऑफ वर्क भी बढ़ रहा है। ठीक है, काम भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 15 नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे वो है 15। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने आज कुछ बेसिक्स समझा है, इस बेसिक्स में बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को याद होंगे या फिर भूल गए होंगे या फिर नहीं भूले होंगे, बढ़िया बात है, लेकिन अगर भूल गए होंगे तो इसमें रिवाइज कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, कोई भी सम्स आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़िए, मार्क्स के लिए एग्जाम के भाई 1 महीना पहले भी पढ़ोगे, 2 महीना पहले भी पढ़ोगे, मार्क्स मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ोगे ना तो ये चीज रहेगा, एग्जाम के एक रात पहले भी आप लोग अगर बुक खोलोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ बुक में क्या रखा हुआ है, क्या है। और दूसरा एक चीज होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है प्रैक्टिस, बीट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, एवरी डे नहीं कर सकते हो तो वीक में कम से कम 2 दिन 3 दिन रीडिंग करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।